हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का यह वीडियो बड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि अब आपके जो राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं या हो रहे हैं, वो सभी एग्ज़ाम्स ऑब्जेक्टिव हैं। इसलिए यह वीडियो पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव है। मैंने यहाँ पर अ, आपकी जो क्लास एमए का सेकंड ईयर 4th सेमेस्टर यानी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी एंड कल्चर, जिसका पेपर कोड है A151002T, प्रोटो हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया के टॉप 200 क्वेश्चंस मैंने इसमें रखे हैं, जिसको पढ़ने के बाद आप पूरी तरीके से श्योर हो जाएंगे कि आपके पेपर में जो भी प्रश्न आने वाले हों वो कैसे आएंगे और लगभग क्वेश्चन आपको इस वीडियो से देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, यह आपका सिलेबस है प्रोटो हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया का, जिसमें आपको 4 यूनिट्स देखने को मिलती है। तो चारों यूनिट्स के आपको 50-50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इस हिसाब से आपके 200 क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो आपको इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है और मैं बीच बीच में कुछ अलग से भी जानकारी देता रहूँगा, जिसे आपको ध्यान से सुनना है और पेपर और पेन लेकर आप ज़रूर बैठेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न जो आपका यूनिट 1 से आएगा, जिसमें पूछा है प्रोटो इतिहास, जिसे हम लोग आद्य इतिहास कहते हैं। तो आद्य इतिहास ऐसा इतिहास होता है जिसके हमको साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन हम उन साक्ष्यों को पढ़ने में, समझने में अभी तक कामयाबी नहीं प्राप्त किए होते हैं। उसे आद्य इतिहास कहा जाता है। और अपना जो भारतीय प्राचीन इतिहास है, उसमें आद्य इतिहास में इंडस सिविलाइजेशन अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ज़्यादातर जानकारियाँ दी गई हैं। तो उसके बारे में पूछा जाता है, इससे आपका क्या आशय है? तो आपका ऑप्शन है लिखित इतिहास, दूसरा है केवल पौराणिक इतिहास, तीसरा है जहाँ लेखन है पर पढ़ा नहीं गया, चौथा है पूर्णतः अज्ञात काल। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्रोटो इतिहास यानी प्रोटो हिस्ट्री से तात्पर्य आद्य इतिहास से है, जिसका कि आपको लिखा हुआ चीज़ें मिलेगा, लेकिन अभी तक वो पढ़ी नहीं जा सकी है। इसलिए इसका सबसे अच्छा ऑप्शन सी ऑप्शन होने वाला है। आप सभी क्वेश्चंस को जब मैं पढ़ता हूँ, तो अगर आपको आता है तो आप ऑप्शंस भी कमेंट में ज़रूर लिखते चलिए, जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो पहले प्रश्न का उत्तर होने वाला है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आता है, दूसरा प्रश्न, जिसमें कहता है प्राग इतिहास और ऐतिहासिक काल के बीच का समय क्या कहलाता है। तो मैं आपको बता दूं, प्राग इतिहास जो होता है ऐसा इतिहास है जिसमें ना तो लिखित साक्ष्य मिलते हैं, ना ही किसी भी प्रकार के हमें उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। केवल और केवल हमको उसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं, लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तो जब लिखित साक्ष्य मिलेगा नहीं, तो पढ़ना तो अलग बात हो जाएगी, कहाँ से पढ़ पाएंगे। और ऐतिहासिक काल ऐसा होता है जिसके लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं और उसको हम पढ़ भी चुके होते हैं, यानी डिकोड भी कर चुके होते हैं। तो इन दोनों के बीच के जो काल होता है उसको क्या कहा जाता है? तो इसी को आद्य इतिहास कहा जाता है, यानी प्रोटो हिस्ट्री कहा जाता है या प्रोटो इतिहास कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन बी होने वाला है। चलिए चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तो मेहरगढ़, तो जो आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे उसमें एक साइट होती है मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ जो साइट है वो किस देश में स्थित है? क्योंकि जब आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं तो इसके जो प्रमाण मिलते हैं वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, कई देशों, ये 3-4 देशों में मुख्यतः रूप से मिलते हैं, मुख्य रूप से खासकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत। तो उसी में पूछा है कि भारत में है या पाकिस्तान में है ये साइट, या फिर अफगानिस्तान या नेपाल में। तो मेहरगढ़ जो है वो मूल रूप से पाकिस्तान में पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन क्या होने वाला है? बी ऑप्शन होने वाला है। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि मेहरगढ़ किस नदी के तट पर है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः किस नदी के तट पर है। तो मैं आपको बता दूं, सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे है। और आपका जो मेहरगढ़ है वो भी सिंधु नदी के किनारे ही पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन आपका, सॉरी, जो मेहरगढ़ है वो बोलन नदी के किनारे पाया जाता है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि बोलन नदी लगाना है। तो मैं आपको इसमें ट्रिक्स भी सोच रहा हूँ बता दूं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जैसे मेहर, तो मेहर एक प्रकार से हम लोगों में इधर अवध क्षेत्र में मेहर एक प्रकार से वधु को बोला जाता है। तो ऐसे याद रखो कि जो है ये पाकिस्तान क्षेत्र में पाया जाता है। तो ऐसे याद रखो कि जैसे सचिन, आपने देखा होगा अभी जल्दी में सचिन की कहानी, तो सीमा वाली, तो उसमें ऐसे याद कर लो कि सचिन ने जो है सीमा को मेहर बना के लाया। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा कि सचिन, सीमा कहाँ से? पाकिस्तान से। तो ये आपको याद हो जाएगा। और दूसरी चीज़ आपको ये कहा जाता है ना गाँवों में कि जो मेहर होती हैं या जो बधुएं होती हैं उनको ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए।
तो ऐसे याद कर लो कि वो बोलने वाली ना हो। तो ऐसे याद कर लो कि मेहर जो है वो बोलन नदी के किनारे है। तो ये दोनों याद हो गया होगा मुझे उम्मीद है। अगला बात करते हैं कि मेहरगढ़ की खोज किसने की थी। तो ऑप्शंस है दयाराम साहनी, आर डी बनर्जी, जीन फ्रांसुआ जारिज और मोर्टियर व्हील। तो आपको इसमें ध्यान ये देना है कि चारों ऑप्शंस को अच्छे से देखना है। कभी कभी क्या होता है कि हमें ऑप्शंस क्वेश्चन के आंसर नहीं पता होते, लेकिन हम बाई ऑप्शन जब रिलेट करते हैं, ऑप्शंस को एनालिसिस करते हैं, तो हमको आंसर्स आ जाते हैं। तो जैसे दयाराम साहनी, तो दयाराम साहनी हो नहीं सकता क्योंकि इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, हड़प्पा जो नगर था उसकी खोज की थी। आर डी बनर्जी, रखाल दास बनर्जी, तो रखाल दास बनर्जी देखा जाएगा तो ये मोहनजोदड़ो की खोज किए थे, तो दो ऑप्शन आपके हो नहीं सकते। अब बात करते हैं जीन फ्रांसवा जारिस या मोर्टिमर व्हीलर। तो इसका सबसे अच्छा ऑप्शन है ऑप्शन सी, जीन फ्रांसवा जारिस। क्या आपको ये आंसर्स आ रहे थे? अगर आ रहे थे तो आप यस लिखिए, नहीं आ रहे थे तो कोई बात नहीं। अगला प्रश्न आता है मेहरगढ़ किस काल से संबंधित है। तो आपको पता ही है। अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि मेहरगढ़ जो साइट है वो नवपाषाण काल से संबंधित है, या लौह युग से, या वैदिक काल से, या फिर मध्यकाल से। तो बात करते हैं ये किस काल से है। तो ये नवपाषाण कालीन सभ्यता है, इसलिए आप में ऑप्शन क्या लगाना है? ए ऑप्शन लगाना है, नवपाषाण काल। आगे बात करते हैं मेहरगढ़ में प्रमुख आर्थिक गतिविधि क्या थी। तो प्रमुख आर्थिक गतिविधि में जैसे व्यापार वहाँ पर मुख्य रूप से था, या शिकार था, ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी कृषि था, या ऑप्शन डी आपका क्या था? उद्योग। तो यहाँ पे आपको आंसर देना है कि ऑप्शन ए व्यापार, बी शिकार, या सी कृषि, या डी उद्योग। तो इसका ऑप्शन होने वाला है सी। सी में क्या है? कृषि। तो मेहरगढ़ वाले लोग कृषि पे ज़्यादा निर्भर थे। मेहरगढ़ में किस फसल के प्रमाण मिले हैं? तो आपको बताना है चावल के, या गेहूं के, या जौ, या फिर गेहूं और जौ। तो इसका ऑप्शन होने वाला है गेहूं और जौ। तो मेहरगढ़ में मुख्य रूप से गेहूं और जौ उगाए जाते थे। अगला प्रश्न आता है कोटदीजी। कोटदीजी कहाँ पर स्थित है? तो कोटदीजी ये भी एक सिंधु सभ्यता का ही एक नगर था। तो इसके ऑप्शंस हैं आपका ए हरियाणा, बी पंजाब, सी सिंध, डी राजस्थान। तो कोटदीजी कहाँ पर स्थित है? अगर आपको पता है तो ऑप्शंस में बताएं, अगर नहीं पता है मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोटदीजी जो है ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है, इसलिए आप इसका ऑप्शन होने वाला है सी। अगला प्रश्न आता है 10वां प्रश्न, कोटदीजी संस्कृति किससे संबंधित है? तो आपको पता है हड़प्पा पूर्व, या हड़प्पा बाद, या वैदिक, या मध्यकालीन। तो ये हड़प्पा की पूर्व की संस्कृति है, यानी हड़प्पा से भी पहले की ये संस्कृतियां हैं, जो कहाँ पर कोटदीजी संस्कृति मिलती है। तो ऑप्शन ए इसका होने वाला है। अगला आता है अमरी। अमरी स्थल किस देश में है? तो अमरी, आज बात करते हैं अमरी की। तो अमरी भारत में है, या पाकिस्तान में, या बांग्लादेश में, या श्रीलंका में। तो इसका बेटर ऑप्शन होने वाला है, सबसे बेस्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें आपको मिलेगा पाकिस्तान। अगला आता है अमरी संस्कृति का संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए है लौह युग, प्री हड़प्पा, या गुप्त काल, या मौर्य काल। तो ये प्री हड़प्पन संस्कृतियां हैं जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे अमरी हो गया या कोटदीजी हो गया, ये सब तो ये प्री हड़प्पन है, तो बी ऑप्शन। इसके पीडीएफ मैं आपको जो है इसका लिंक दे दूंगा, या इसके पीडीएफ के लिए मैं आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दे रहा हूँ जिस पे आपको मिल जाया करेगा व्हाट्सएप चैनल पे। अगला बात करते हैं कालीबंगा कहाँ पर स्थित है। तो कालीबंगा एक हड़प्पन साइट ये भी है, तो ये पंजाब में है, या राजस्थान, या गुजरात, या हरियाणा में। तो ऐसा याद कर लो कि काली काली जी की पूजा सबसे ज़्यादा राजा महाराजा करते थे, तो इसलिए कहाँ पर पाया जाएगा? राजस्थान में पाया जाएगा। तो मैं आपको ट्रिक्स भी बताते चल रहा हूँ, तो 13वें क्वेश्चन का आंसर बी होने वाला है। अगला प्रश्न आता है कालीबंगा किस नदी के किनारे है। तो कालीबंगा गंगा नदी के किनारे है, या घग्गर। घग्गर को ही सरस्वती नदी कहा जाता है, तो आपके ऑप्शन में घग्गर या सरस्वती दोनों में से कोई भी ऑप्शन रह सकता है, या सिंधु नदी या यमुना नदी। तो ऐसे याद कर लो काली काली जी की पूजा जो है घर घर होती है, तो ऐसे याद कर सकते हैं कि कालीबंगा घग्गर, या फिर काली माता और सरस्वती माता दोनों हम लोगों की आराध्य देवियां हैं, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होने वाला है? बी ऑप्शन होने वाला है। अगले पे चलते हैं, कालीबंगा की खुदाई किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बी लाल, या फिर दयाराम साहनी, या आर डी बनर्जी, या जॉन मार्शल। तो अब आपको ऑप्शंस के अनुसार चलना है। तो दयाराम साहनी मैंने बताया था हड़प्पा नगर की खोज किए थे। आर डी बनर्जी जो थे ये इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, और जॉन मार्शल जो थे इस समय इस पूरे जो हड़प्पा खुदाई के इंचार्ज थे। तो इसमें ऑप्शन कौन से होने वाला है? बी लाल। दूसरा मैं आपको एक ट्रिक बता दूं कि काली जी देखिए हमेशा क्या करती थी, लाल लाल रक्त से रंगी रहती थी। ऐसे याद कर सकते हैं कि बीबी लाल काली बंगा।
तो काली माता हमेशा लाल लाल रक्त से रंगी रहती थी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आता है 16वां, कालीबंगा में क्या विशेष पाया गया? तो कालीबंगा में बात करते हैं। कालीबंगा तो काली माता के लिए हम लोग क्या करते हैं? अग्निकुंड हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं ना। तो उससे याद कर सकते हैं कि काली माता की जो कालीबंगा था वहाँ पे अग्निकुंड पाया गया। मैं सभी ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगा क्योंकि ज़्यादा टाइम हो जाएगा, इसलिए मैं आपको आंसर्स बताते चलता हूँ और आपको याद करवाते चलता हूँ। अगला प्रश्न आ रहा है, प्री हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो प्री हड़प्पा जो संस्कृति थी उसमें क्या था? नगर नियोजन था, या धातु उपयोग था, या कृषि और ग्राम जीवन था, या फिर उद्योग था? तो इसमें क्या था? कृषि और ग्राम जीवन था, जो हड़प्पा से पहले की संस्कृति थी उसकी बात हो रही है, क्योंकि हड़प्पन संस्कृति तो नगरीय संस्कृति थी। अगली बात करते हैं, मेहरगढ़ में किस धातु का प्रारंभिक उपयोग मिलता है? लोहे का, तांबा का, सोना का, या चांदी का? तो इसका जो ऑप्शन होने वाला है तांबा का, क्योंकि लोहे का उपयोग सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हमको देखने को मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता तक लोहे का उपयोग बिल्कुल भी नहीं मिलता है। इसलिए ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। उसमें आपको लोहा लगाना है, लेकिन यहाँ पर मेहरगढ़ में कौन सा मिलेगा? तांबा मिलेगा। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आता है, प्रोटो इतिहास में कौन सा लिपि मिलता है? तो आज बात करते हैं प्रोटो इतिहास। तो मैंने बताया ना, प्रोटो इतिहास वह इतिहास जिसकी लिखित तो प्रमाण तो है, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका, तो अर्थात अपठित लिपि मिली है। तो अपठित लिपि इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला बात करते हैं 20वां क्वेश्चन, हड़प्पा पूर्व संस्कृति का मुख्य आधार क्या था? तो हड़प्पा से पहले की जो संस्कृति थी वो कृषि आधारित थी। तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि हड़प्पन संस्कृति क्या थी? औद्योगिक या व्यापारिक संस्कृति थी। यहाँ पर व्यापार प्रमुख रूप से पाया जाता था। कालीबंगा में हल के निशान कहाँ मिले हैं? तो आपको जाहिर सी बात पता है कि हल कहाँ पर चलेगा? तो हल खेतों में चलेगा, तो इसलिए कालीबंगा में हल के निशान मिले हैं। या ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि हल के प्रमाण कहाँ पर मिले हैं? तो कालीबंगा में। तो आपको याद रखना है इस चीज़ों को। अगला प्रश्न आता है, मेहरगढ़ में किस पशु के पालन के प्रमाण मिले हैं? तो मेहरगढ़ में आपको गाय गाय के पालन के प्रमाण मिले हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला, कोटदीजी संस्कृति किस नदी के किनारे है? तो कोटदीजी जो है सिंधु नदी के किनारे है। कोटदीजी सिंधु नदी के किनारे है, तो आपका ऑप्शन ए सही होने वाला है। अगला बात करते हैं, अमरी स्थल किस प्रांत में है? तो आपको मैंने पहले ही बता दिया, अमरी कहाँ पे है? सिंध प्रांत में है। तो ये पाकिस्तान में पड़ता है, सिंध प्रांत में हो जाएगा। मेहरगढ़ में मिट्टी के बर्तन कब शुरू हुए? तो मेहरगढ़ में जो मिट्टी के बर्तन थे वो बाद में शुरू हुए, मेहरगढ़ संस्कृति के लास्ट तक। तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला बात करते हैं, प्रोटो इतिहास में मुख्यतः कौन सी सभ्यता आती है? प्रोटो इतिहास में मुख्यतः हड़प्पा संस्कृति आती है, इसलिए हम लोग कौन सा रखते हैं? बी, क्योंकि इसके लिखित प्रमाण मौजूद हैं लेकिन अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। अगला प्रश्न आता है, 27 कालीबंगा में किस प्रकार की ईंटें मिली हैं? तो कालीबंगा में पकी हुई ईंटें मिली हैं, तो इसलिए हम लोग क्या बात करते हैं? ऑप्शन सी। अच्छा, कच्ची हुई ईंटें मिली हैं, तो कच्ची और पक्की दोनों, क्योंकि ऑप्शन में दोनों है, कच्ची और पक्की, लेकिन मुख्यतः पक्की ईंटें मिली हैं। तो अगर आपके ऑप्शन में कच्ची नहीं है तो पक्की ईंटें आप जरूर लगाएंगे, और इन पे डिजाइन भी मिली है। मेहरगढ़ की अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो बात करते हैं औद्योगिक, कृषि आधारित, या व्यापार आधारित, या शिकार। तो आपको पता है ये क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता से पहले की सभ्यताएं हैं मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ में कृषि आधारित सभ्यता थी ये। अगला बात करते हैं, कोटडीजी संस्कृति का महत्व क्या था? तो ये हड़प्पा का पूर्व चरण था, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। आपको अब क्लियर हो रहा होगा। प्रोटो इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो धार्मिक ग्रंथ बिल्कुल नहीं हो सकते, शिलालेख भी नहीं, क्योंकि पढ़ ही नहीं सकते, तो उनसे हमें क्या जानकारी मिलेगी? तो ऑप्शन इसका सी है, पुरातात्विक अवशेष। तो ऑप्शन सी इसके सही होने वाले हैं। मेहरगढ़ किस युग से संबंधित है? तो मध्य पाषाण युग, नवपाषाण युग, या पुरापाषाण युग। तो बात करते हैं मेहर युग, क्योंकि ये प्रोटो इतिहास के जस्ट कुछ पहले की घटना है, तो ये नवपाषाण कालीन की है, क्योंकि नवपाषाण के बाद ही आपका आता है आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक काल। बात करते हैं अगला, कालीबंगा में अग्निकुंड किससे संबंधित माने जाते हैं? कृषि कार्य से, या फिर धार्मिक क्रिया, या व्यापार, या आवास। तो आपको पता है कि हवन कुंड क्यों रहेगा? तो जहाँ पे धार्मिक क्रियाएं होंगी। अगला, अमरी संस्कृति कहाँ विकसित हुई? तो आपको मैंने बताया पंजाब, सिंध, गुजरात, राजस्थान। तो अमरी कहाँ? सिंध में, पाकिस्तान में। प्रोटो इतिहास में लिपि का स्थिति क्या है? तो जाहिर सी बात है अभी तक अपठित है, पढ़ी नहीं जा चुकी है, तो इसके प्रश्न मैंने अभी कई बार आपको दोहरा दिया है, तो आपको ये तैयार हो गया होगा। अगला, मेहरगढ़ की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है? नगर नियोजन, धातु, कृषि का प्रारंभ। तो मेहरगढ़ में कृषि का प्रारंभ हुआ था, इसलिए मेहरगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कृषि का प्रारंभ मेहरगढ़। कालीबंगा का महत्व केवल हड़प्पा, केवल वैदिक, या हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा दोनों। तो जाहिर सी बात, ये हड़प्पा से पहले और हड़प्पा दोनों संस्कृतियों में इसके प्रमाण देखने को मिलते हैं, तो ऑप्शन सी होने वाला है।
अगला कोटडीजी संस्कृति की विशेषता क्या है? तो कोटडीजी जो है स्तूप, किलेबंदी, मंदिर या लौह उपकरण, तो ये किलेबंदी के लिए इंपॉर्टेंट है। कोटडीजी वैसे भी आपको देखिए कोट, कोट माने किला होता है, तो ऐसे याद हो जाएगा कोटडीजी, कोट से किला, कहते नहीं राजा का कोट ऐसे करके कहते थे, तो कोट माने किला है होता है, इसलिए किलेबंदी से रिलेटेड कर लीजिएगा। अगला 38वां प्रश्न है अमरी संस्कृति की मुख्य विशेषता। तो अमरी मैंने बता दिया ना, ग्रामीण जीवन था, ग्रामीण और कृषि। तो अमरी की बात आएगी, मेहर की बात आएगी, मेहरगढ़ की, तो ये दोनों कृषि रिलेटेड थे, ग्रामीण थे। प्रोटो इतिहास का अध्ययन किससे किया जाता है? तो जाहिर सी बात है खुदाई से किया जाएगा, खुदाई में जो साक्ष्य मिलेंगे उनसे किया जाएगा, क्योंकि इसमें और चीज़ें अभी सहायक नहीं हैं। मेहरगढ़ में किस प्रकार का शिल्प प्रमुख था? तो धातु या पत्थर या मिट्टी के बर्तन या फिर ऑप्शन डी वस्त्र। तो यहाँ पर मिट्टी के बर्तन प्रमुख रूप से पाए गए। कालीबंगा में हल के निशान किससे संबंधित है? तो जाहिर सी बात कृषि से। ये भी प्रश्न आपके दोहरा चुके। कोटदीजी में प्रमुख क्या मिला? तो कोटदीजी अभी बताया किलेबंदी दीवार, किला। अमरी में क्या प्रमुख था? मिट्टी के बर्तन, आपको पहले से ही पता है। प्रोटो इतिहास को क्या कहा जाता है? तो अर्ध ऐतिहासिक, इसी को अर्ध ऐतिहासिक कहा जाता है। तो ऑप्शन बी होने वाला है। मेहरगढ़ कहाँ है? सिंध में है, आपको बता चुके। कालीबंगा किस, हरियाणा, राजस्थान या पंजाब या यूपी, तो आपको पता है राजस्थान, क्योंकि राजा लोग काली जी की पूजा करते थे। अमरी किस नदी? तो अमरी आपका जो है सिंधु नदी के किनारे। तो सभी प्रश्न मैं आपको इसलिए दोहरा दे रहा हूँ ताकि आपको ध्यान में आ जाए। कोटडीजी किस संस्कृति का भाग है? तो हड़प्पा, उत्तर या प्री हड़प्पा या वैदिक या मौर्य। तो प्री हड़प्पा, हड़प्पा के पूर्व की जो संस्कृति है ऐसी है। तो मेहरगढ़ के घर कैसे थे? तो मेहरगढ़ जो है उसके घर कैसे थे? तो इसके घर मिट्टी के बने होते थे मेहरगढ़ के। ये कृषि थी, कृषि आधारित और ग्रामीण थी। अगला 50वां प्रश्न जो यूनिट 1 का लास्ट क्वेश्चन है, अगला यूनिट यहाँ से शुरू हो जाएगा। प्रोटो इतिहास का महत्व क्या है? तो धर्म, राजनीति या सभ्यता की शुरुआत समझना या युद्ध। तो जाहिर सी बात प्रोटो इतिहास जो है ये सभ्यताओं का प्रारंभ काल था, इसलिए हम लोग इसमें बात करेंगे सभ्यता की शुरुआत को समझना। तो आपको ये सेशन कैसा लग रहा है? अगर आपको ये सेशन अच्छे लग रहे हैं तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट्स करते हुए हमें ज़रूर बताइए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगला यूनिट 2 स्टार्ट होता है जिसमें हड़प्पन कल्चर के बारे में बात होगी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो मैंने इसका प्रश्न पहले भी कई बार बता दिया है। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी जी ने। तो ऐसे याद कर लो कि जब कोई किसी चीज़ को हड़प लेता है तो आप क्या करते हैं? उससे दया की भीख मांगते हैं ना। तो ऐसे याद कर सकते हैं, हड़प लेता है कोई तो दया दया की भीख मांगते हैं। तो दयाराम बनर्जी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो 1911 ऑप्शन बी है, 1921 सी है, 1935 डी है, 1947। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी 1921 में, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होने वाला है? बी ऑप्शन। अगला बात करते हैं मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो ऐसे याद कर सकते हैं कि मोहन, मोहन जी हम कृष्ण जी को कहते हैं, तो मोहन जी क्या है? हम सभी के रखवाले हैं, इसलिए आर डी बनर्जी, रखाल दास बनर्जी। तो आर का जो आर डी बनर्जी होता है इसी का फुल फॉर्म हो सकता है रखाल दास बनर्जी, ये भी पूछ सकता है फुल फॉर्म में। तो आर डी बनर्जी याद रखना, रखाल दास बनर्जी, तो ऐसे याद कर लो हम सभी के रखवाले कौन है? मोहन जी। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? रखाल दास बनर्जी ने। अगला हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा सभ्यता आपकी सिंधु नदी के किनारे है, इसलिए सिंधु नदी हो जाएगा। तो सीधे साधे जो लोग होते हैं उन्हीं की कोई चीज़ हड़पी जाती है, ऐसे याद कर सकते हैं आप। हड़प्पा सभ्यता का काल क्या माना जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता का काल अलग अलग तरीके से माना जाता है। तो इसमें ऑप्शन ए दिया है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, ये होगा नहीं क्योंकि ये वैदिक काल में आएगा, वो खासकर ऋग्वैदिक काल। अगला आता है 2500 से 1900 ईसा पूर्व, 3000 से 2000 ईसा पूर्व, 1000 से 500 ईसा पूर्व। तो इसका जो ऑप्शन सबसे राइट होने वाला है वो बी ऑप्शन 2500 से 1900 ईसा पूर्व। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो आपने इसको जान ही लिया है कि ये अपठित लिपि थी, तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर कौन था? तो सबसे ज़्यादा प्रमुख नगर जो था मोहनजोदड़ो था। तो आपको याद रखना मोहनजोदड़ो इसका सबसे प्रमुख नगर था, तो बी ऑप्शन। अगला ग्रेट बाथ कहाँ मिलता है? तो ग्रेट बाथ ऐसे याद कर लो कि मोहन जी जहाँ रहेंगे वहीं पे सबसे बड़ा स्नानागार रहेगा। तो बिग स्नानागार अगर ग्रेट बाथ कहेगा, विशाल स्नानागार, तो आपको मोहनजोदड़ो लगाना है, या फिर विशाल स्नानागार कहेगा तब भी मोहनजोदड़ो। जहाँ पर विशाल शब्द का प्रयोग करेगा वहाँ आपको मोहनजोदड़ो जरूर लगाना है। अगर विशाल नहीं कहा, केवल और केवल स्नानागार कह दिया या अन्नागार कह दिया, तो आपका हड़प्पा नगर भी हो सकता है, हड़प्पा में भी पाएगा, लेकिन विशाल की बात करेगा तो आपको मोहनजोदड़ो लगाना है। तो यहाँ से आपके 3-4 प्रश्न मैंने बता दिए, तो ऑप्शन सी। अगला बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन कैसा था? तो ये योजनाबद्ध था। हड़प्पा सभ्यता के नगर बड़े नियोजित तरीके से बनाए गए, योजनाबद्ध तरीके से। अगला, हड़प्पा सभ्यता में सड़कों का निर्माण कैसा था?
तो सीधा और समकोणीय था। यहाँ की सड़कें जो थी 90 अंश पे काटती थी और चौराहे बने हुए थे। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला बात करते हैं 61 हड़प्पा सभ्यता में घर किससे बने थे? तो हड़प्पा सभ्यता के जो घर थे वो पकी हुई ईंटों से बने हुए थे। तो आपने अभी तक पढ़ा था मेहरगढ़ में घर कैसे थे, तो आपको पता था कच्चे मकान थे। लेकिन जब आप हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे तो यहाँ पर पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए पकी हुई ईंटों से बने थे। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी की व्यवस्था कैसी थी? बहुत उन्नत व्यवस्था थी। वैसी जल निकासी व्यवस्था अगर देखा जाए तो आज भी हम लोग इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं लेकिन नहीं मिलती है। तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, बहुत उन्नत अवस्था में थी। अगला, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय कृषि था और व्यापार भी था, इसलिए इसके ऑप्शन कृषि और व्यापार दोनों हो सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता में किस फसल की खेती होती? तो ऑप्शन ए गेहूं, जौ, कपास, उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन रहेगा उपरोक्त सभी, क्योंकि गेहूं, जौ और कपास यहाँ पर तीनों मुख्य रूप से उगाए जाते थे। अगला, हड़प्पा सभ्यता में कपास का उपयोग किस लिए किया जाता था? तो आप सबको पता है कि वस्त्र के लिए किया जाता था कपास। अगला, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु को नहीं जानते थे? तो मैंने इसको पहले भी बताया है कि किस धातु को नहीं जानते थे जब मैंने पढ़ाया था, तो अभी आपको कुछ देर पहले। तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऑप्शन ए है तांबा, बी कांसा, सी लोहा, डी सोना। तो आपका राइट आंसर होने वाला है सी लोहा, क्योंकि यहाँ पर कांस, हड़प्पा सभ्यता के लोग कांस धातु का प्रयोग करते थे, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो पूछा जा सकता है कि कांस्य युगीन सभ्यता किसे कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता को ही कहते हैं। अगला, हड़प्पा सभ्यता की मुद्रा क्या थी? सिक्के थे या सील मुद्राएं थी या कागज थी? धातु थे, सील मुद्राएं थी। ये लोग सैल खड़ी पर बने हुए थे। अगला प्रश्न आता है, हड़प्पा की मोहरों पर क्या अंकित था? राजा, देवता या पशु आकृतियां या सैनिक? तो यहाँ पर जो इसकी मुद्राएं थी उस पर पशु आकृतियां अंकित की गई थी। अगला, नृत्य करती लड़की कहाँ पर मिली? तो ये भी मैं आपको बता दूं, नृत्य करती हुई जो लड़की मिली है, उसकी मूर्ति मिली है, वो आपको मिली है, कांस की मूर्ति है, कांस धातु से बनी हुई है। तो आप ये बताइए कि नृत्य कौन करता था? तो आप कहेंगे कृष्ण जी रासलीला रचाया करते थे, इसलिए मोहनजोदड़ो, मोहन जी रासलीला करते थे, इसलिए वहां पर क्या मिलेंगी? कांस की नर्तकी की मूर्ति, नृत्य करती हुई लड़की। तो ऑप्शन बी राइट होने वाला है। अगला आता है, पुरोहित राजा की मूर्ति कहाँ पर मिली है? तो जाहिर सी बात, जहाँ पर कृष्ण जी रहेंगे वहीं पर पुरोहित रहेंगे, क्योंकि हम लोग कृष्ण जी की पूजा करते हैं। तो कहाँ पर हुए? मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न आता है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ था? वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह था लोथल, लोथल कहाँ पे? गुजरात में वर्तमान में है। तो मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताते चल रहा हूँ। ये केवल ऑब्जेक्टिव ही नहीं, मैं आपको एक प्रकार से इसके डीपली आंसर्स बताते चल रहा हूँ, इसको ध्यान में ज़रूर रखिएगा। और जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ उसको ज़रूर लिख लीजिए, और आपको ये पीडीएफ भी ज़रूर मिल जाएंगे। मैं इसके पीडीएफ की लिंक डाल दूंगा, या मैं व्हाट्सअप चैनल बना के उस पर डाल दिया करूँगा। आप जैसा कहेंगे कमेंट्स में, मैं वैसा कर दूंगा। अगला प्रश्न आता है, तो इसका बी ऑप्शन हो गया। 72 नंबर प्रश्न है, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा राजस्थान, पंजाब, गुजरात या हरियाणा? तो धौलावीरा गुजरात में स्थित है। धौलावीरा की जो जल निकासी की व्यवस्था थी वो बड़ी अच्छी देखने को मिलती है। यहाँ से हमें कुएं देखने को मिलते हैं, स्टेडियम देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि स्टेडियम के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, कुएं के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं। ये सारी चीज़ें, या जल निकासी की सबसे अच्छी व्यवस्था धौलावीरा में देखने को मिलती है। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था कैसी थी? कृषि आधारित, पूंजीवादी, सामंती या औद्योगिक? तो भैया कृषि आधारित थी। तो इसका ऑप्शन क्या होने वाला है? बी। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो पशुपति की। इंद्र की, पशुपति की, ब्रह्मा की या विष्णु की? तो पशुपति की पूजा करते थे, ऑप्शन नंबर बी। और ये प्रश्न आपके पहले वाले पेपर में भी पूछा जा चुका है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आता है, हड़प्पा सभ्यता में किस पशु का अभाव था? बैल, घोड़ा, हाथी, कुत्ता? तो आपको पता है घोड़े के अवशेष नहीं मिलते हैं, केवल कोर्टीजी में हल्का अवशेष मिलता है, लेकिन हम लोग ये कह सकते हैं कि सभ्यता में घोड़े का अभाव पाया जाता था। बैल, हाथी, कुत्ता, ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं हम लोगों को। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में मकान कैसे थे? झोपड़ी, पक्के या तंबू या गुफा? तो आपका प्रश्न ये पहले ही आपको क्लियर हो गया होगा, पक्का था। हड़प्पा सभ्यता का व्यापार किससे था? चीन से, मेसोपोटामिया से या रोम से या यूनान से? तो जो हड़प्पा सभ्यता के लोग होते थे वो मेसोपोटामिया के साथ व्यापार किया करते थे, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का पतन कब हुआ? तो 1900 ईसा पूर्व के आसपास हुआ, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। आपको पता है 2500 से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है इसका कालखंड। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के पतन का क्या कारण था? तो आक्रमण, बाढ़, जलवायु परिवर्तन। तो अनेक विद्वानों ने अनेक अनेक घटनाओं को माना है, तो इसलिए इसके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न, 80 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में माप तौल कैसी थी? असमान, मानकीकृत,
या फिर अनुमानित या अनियमित? आपके अनुसार क्या हो सकता है कि ये अनुमानित थी या अनियमित थी या फिर आपका मानकीकृत थी या आसमान? मानकीकृत मतलब होता है एकदम निश्चित, तो आप कहेंगे निश्चित थी क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा टेक्निकल रूप से समृद्ध लोग थे, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। हड़प्पा लिपि में कितने चिन्ह थे? तो हड़प्पा लिपि में लगभग 400 चिन्ह है, लेकिन हम लोग पढ़ तो चुके नहीं हैं अभी तक, इसलिए आप इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, लगभग 400 चिन्ह पाए गए। हड़प्पा के लोग कौन से आभूषण पहनते थे? सोना, चांदी, पत्थर, उपरोक्त सभी। तो बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के लोग, तो ये लोग सोना, चांदी, पत्थर सब चीज़ के आभूषण पहनते थे, लेकिन लोहे का प्रयोग नहीं जानते थे, इनको नहीं पता था। अगला, हड़प्पा सभ्यता में जो लोग थे वो कौन सा खेल खेलते थे? शतरंज, पासा या कबड्डी या कुश्ती? तो यहाँ पर पासा बड़ा इंपॉर्टेंट गेम था, पासे के प्रमाण मिलते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा जाएगा? बी। पासा क्या होता है? तो पासा आप लोग कह सकते हैं एक प्रकार से लूडो, लेकिन लूडो ना कह के आप लोग अगर महाभारत में देखे होंगे तो महाभारत में जो शकुनी था वो पासा खेला करता था, तो पासा आप लोग जान गए होंगे। जैसे लूडो की लूडो होता है तो लूडो जो है वो घना आकार होता है, लेकिन जो पासा होता है वो घना आभाकार का होता है, तो आप लोग समझ गए होंगे। अगला आता है शवों का निपटान कैसे होता था? तो जो शव होते थे जलाए जाते थे, दफनाए जाते थे या फेंके जाते थे या मम्मी बनाए जाते थे? तो इसमें कौन से थे? दफनाए जाते थे, क्योंकि शव दफनाए हुए मिलते हैं। सामाजिक ढांचा कैसा था? समानतावादी या जाति आधारित या सामंती या वर्ग आधारित? तो यहाँ पर समानतावादी सामाजिक ढांचा आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न आता है शिक्षा की स्थिति कैसी थी? गुरुकुल, औपचारिक, अनौपचारिक या अज्ञात? तो भैया हमें पता ही नहीं है कि शिक्षा की स्थिति, क्योंकि हम लोग अभी तक उसकी लिपियों को पढ़ नहीं पाए, तो इसलिए अज्ञात। अगला प्रश्न, हड़प्पा में किसका अभाव था? नगर नियोजन, जल निकासी, मंदिर या मकान? आप बताइए इनमें से क्या नगर नियोजन आपने पढ़ा, बहुत सुंदर। जल निकासी बिल्कुल पाया जाता था, आपने बताया धौलावीरा। मंदिर, शायद मंदिर तो अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा। मकान बिल्कुल हम लोगों ने पढ़ा, क्योंकि पके हुए ईंटों के मकान बने थे, पके मकान थे, तो इसका ऑप्शन सी होने वाला है। तो अगर आपको प्रश्न नहीं आता तो आप ऐसे ऑप्शन से जाके लगाएंगे। कौन सा पशु पवित्र माना जाता था? तो घोड़ा, घोड़ा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि घोड़े के प्रमाण ही नहीं मिलते हैं। बैल, कुत्ता या बकरी? तो बैल जो है, कुबड़ वाले बैल बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसलिए बी ऑप्शन। हड़प्पा की सबसे बड़ी विशेषता? तो सबसे बड़ी विशेषता थी नगर नियोजन की, क्योंकि यहाँ के जो नगर थे बड़े ही नियोजित थे। अगला, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ तक था? केवल पंजाब, पूरे भारत, सिंध से गुजरात तक या केवल सिंध? तो सिंध से गुजरात तक, ऑप्शन सी होने वाला है। मैंने शुरू में ही ये चीज़ें बता दी थी। लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? आपको पहले ही बताया गया, बंदरगाह के लिए, क्योंकि ये डकयार्ड था। तो पूछा जा सकता है कि बंदरगाह कहाँ पे? लोथल। धौलावीरा की विशेषता? जल प्रबंधन, मैंने बताया यहाँ की जल निकासी बड़ी अच्छी थी। तो ये सब प्रश्न, लेखन के लिए क्या उपयोग होता था? ताम्रपत्र, मुहरें या पत्थर या कागज? तो मुहरें यूज होती थी। अगला, अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो भैया अर्थव्यवस्था जो थी विनिमय आधारित थी, यानी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तुओं को दिया लिया जाता था। विनिमय का यही अर्थ तात्पर्य होता है। प्रमुख धंधा क्या था? तो उद्योग, व्यापार, कृषि, इन सबको मिला के यहाँ पर सारी चीजें होती थी। अगला बात करते हैं किस धातु का उपयोग अधिक था? तो आपको पता है तांबा और कांसा, क्योंकि कांस्य युगीन सभ्यता थी। व्यापार में किस पशु का यूज होता था? तो व्यापार में भैया ऑप्शन ए घोड़ा, ऊंट, बैल या हाथी? तो ऑप्शन सी बैल का यूज होता था। अगला प्रश्न है 98, किसका अभाव था? तो हड़प्पा सभ्यता में लोहे का अभाव था, आपको मैंने बता ही दिया। अगला प्रश्न आता है खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जॉन मार्शल या दयाराम साहनी या करिंघम या व्हीलर? तो दयाराम साहनी को। क्यों? क्योंकि सबसे पहला जो नगर था हड़प्पा खोजा गया, और हड़प्पा नगर खोजने की वजह से ये श्रेय दयाराम साहनी के पास जाता है। अगला प्रश्न 100वां प्रश्न है, दोनों यूनिट मिला के आपके 100 प्रश्न हो जा रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता को और क्या कहा जाता था? वैदिक सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता या गुप्त सभ्यता या मौर्य सभ्यता? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, और ये आपका पार्ट 1 होने वाला है। अगला पार्ट 2 जो है वो मैं अपलोड करूं या ना करूं, ये सेशन कैसा लगा ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड आपके जितने भी पेपर होने वाले हैं उन सब के पेपर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे ज़रूर करवाऊंगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको इससे बाहर कहीं नहीं पढ़ने की आवश्यकता है। तो धन्यवाद, अगला पार्ट आप लोग ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।